क्या एक गुलाम राजा बन सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन आज हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की, एक ऐसे साम्राज्य की जिसकी नींव ही गुलामों ने रखी थी। ये कहानी है धावों की, दौलत की और उन लोगों की जो जंजीरों से उठकर तख्त तक पहुंचे। तो यही एक सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है। एक गुलाम आखिर राजा बनता कैसे है? ये सिर्फ आज़ादी की कहानी नहीं है। ये एक पूरे राजवंश को खड़ा करने की कहानी है। एक ऐसा राजवंश जिसने हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल दिया। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस कहानी में कहाँ-कहाँ से गुजरेंगे। सबसे पहले बात करेंगे शुरुआती हमलों की। फिर दो बड़े हमलावरों गजनी और गौरी के बीच का फर्क समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कि कैसे एक गुलाम ने एक डायनेस्टी की नींव रखी और कैसे उसके बाद आने वालों ने उसे मजबूत किया। और आखिर में हम देखेंगे कि इन गुलाम राजाओं की विरासत क्या थी। तो कहानी की शुरुआत होती है हमलों से। दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ने से सदियों पहले से ही भारत की बेहिसाब दौलत बाहर के हमलावरों को अपनी तरफ खींच रही थी। पहला बड़ा हमला हुआ 712 ईस्वी में जब अरब कमांडर मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब्जा कर लिया। हाँ, ये कोई परमानेंट साम्राज्य तो नहीं बना पाया, लेकिन इसने भारत और इस्लामिक दुनिया के बीच एक सीधा रास्ता जरूर खोल दिया। पर असली तूफान तो अभी आना बाकी था। और फिर एंट्री होती है तुर्कों की। यहाँ दो नाम ऐसे हैं जो इतिहास में सबसे अहम हैं और उनके इरादे ही हिंदुस्तान का भविष्य तय करने वाले थे। और यहीं पर कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। एक तरफ था महमूद गजनवी, जिसका मकसद साफ था, भारत की दौलत लूटना। और दूसरी तरफ था मोहम्मद गोरी, जिसकी आंखों में एक सपना था, हिंदुस्तान में एक साम्राज्य बनाने का। मतलब एक लुटेरा था और दूसरा एक कॉन्करर बनना चाहता था। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 17 बार। महमूद गजनवी ने एक दो बार नहीं, पूरे 17 बार भारत पर हमला किया। इससे साफ पता चलता है कि उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ लूटपाट पर था। उसका इरादा यहाँ बसने का कभी था ही नहीं, बस यहाँ से दौलत ले जाकर अपने गजनी साम्राज्य को अमीर बनाना था। और गजनवी के हमले वो बेहद क्रूर और वेल प्लान्ड होते थे। उसने राजा जयपाल को हराकर अपने पिता की हार का बदला लिया, लेकिन उसकी सबसे कुख्यात, सबसे विनाशकारी लूट थी 1025 में सोमनाथ मंदिर पर। कहते हैं कि वो यहाँ से इतना खजाना लूट कर ले गया था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन मोहम्मद गौरी की कहानी वो बिल्कुल अलग थी। उसे शुरुआत में हार का सामना करना पड़ा। गुजरात में रानी नायकी देवी ने उसे हराया। फिर 1191 में तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान से भी हरा। देखिए, कोई और होता ना तो शायद हिम्मत हार जाता, वापस नहीं आता। पर गोरी लौटा और 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई, बस उस एक लड़ाई ने हिंदुस्तान की सियासत का पूरा खेल हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और यहीं पर गोरी ने वो किया जो गजनवी ने कभी नहीं किया, और इसी एक कदम ने सब कुछ बदल दिया। वो सिर्फ खजाना लूटकर वापस नहीं गया, उसने अपने जीते हुए भारतीय इलाकों पर शासन करने के लिए अपने सबसे भरोसेमंद गुलामों को गवर्नर बना दिया। और इन्हीं गुलामों में से एक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और शायद तब उसे खुद भी अंदाजा नहीं था कि किस्मत उसके लिए क्या लिखने वाली है। तो अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि कैसे उन्हीं गुलामों में से एक कुतुबुद्दीन ऐबक ने मौके को पहचाना और एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया। हुआ ये कि 1206 में मोहम्मद गौरी की मौत हो गई। बस ऐबक ने इसी मौके को भुनाया, उसने खुद को सुल्तान घोषित कर दिया और यहीं से दिल्ली सल्तनत, और जिसे हम गुलाम वंश कहते हैं, उसकी नींव पड़ी। वो इतना दरियादिल था कि लोग उसे लाख बख्श कहने लगे, मतलब लाखों का दान देने वाला। उसने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई और उस कुतुब मीनार का काम शुरू करवाया जो आज दिल्ली की शान है। इतने बड़े साम्राज्य की नींव रखने वाले ऐबक का अंत बड़ा ही ड्रामेटिक था। 1210 में वो चौगान, जिसे आज हम पोलो कहते हैं, वो खेल रहा था और घोड़े से गिरकर उसकी मौत हो गई। उसका राज सिर्फ 4 साल का था, लेकिन इन 4 सालों में उसने जो नींव रखी वो आने वाली सदियों तक टिकने वाली थी। तो अब फाउंडर तो चला गया, सल्तनत को असल में मजबूत करने और उसे एक शक्ल देने की जिम्मेदारी आई ऐबक के बाद आने वालों पर। और इसमें एक नाम ऐसा है जिसके बारे में सुनकर शायद हैरानी हो, उसकी बेटी। देखिए, अगर ऐबक को हम फाउंडर कहें तो सल्तनत का असली आर्किटेक्ट था इल्तुतमिश,
जो ऐबक का गुलाम और दामाद था। उसने बहुत जरूरी काम किए। राजधानी को लाहौर से दिल्ली ले आया। प्रशासन को चलाने के लिए इक्ता सिस्टम शुरू किया। अपने 40 वफादार तुर्क सरदारों का एक ग्रुप बनाया जिसे चालीसा कहते थे। और सबसे जरूरी, उसने सल्तनत के पहले ऑफिशियल सिक्के, चांदी का टका और तांबे का जीतल जारी किए। और ये जो इक्ता सिस्टम था ना, ये बड़ा ही कमाल का आइडिया था। इसमें होता ये था कि मिलिट्री कमांडरों को कैश सैलरी की जगह जमीन का एक टुकड़ा दे दिया जाता था। अब वो उस जमीन से रेवेन्यू वसूलते, अपनी सेना का खर्चा निकालते और सुल्तान के लिए सैनिक भी तैयार रखते थे। इससे दूर के इलाकों पर भी कंट्रोल बना रहता था। अब कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। इल्तुतमिश ने एक ऐसा फैसला लिया जो उस जमाने में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। उसने देखा कि उसके बेटे शासन चलाने के काबिल नहीं हैं, लेकिन उसकी बेटी रज़िया, उसमें एक शासक के सारे गुण थे। तो उसने अपनी बेटी को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया और इस तरह रज़िया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठी। सोचिए जरा, 13वीं सदी, एक ऐसा वक्त जब महिलाओं को पर्दे के पीछे रखा जाता था। तब एक महिला का सुल्तान बनना कितना बड़ा, कितना क्रांतिकारी कदम रहा होगा। वो दिल्ली की पहली और आखिरी महिला मुस्लिम शासक बनी। लेकिन रज़िया का राज ज्यादा दिन नहीं चल सका। और देखिए किस्मत का खेल, जिस चालीसा को उसके पिता ने सल्तनत को मजबूत करने के लिए बनाया था, उन्हीं 40 सरदारों ने रज़िया के खिलाफ साजिश रच दी। उन्हें एक औरत के हुक्म के नीचे काम करना मंजूर नहीं था और महज 4 साल के अंदर ही रज़िया की दुखद मौत हो गई। रज़िया की मौत के बाद कई सालों तक सल्तनत में बहुत उथल-पुथल रही और फिर सत्ता में आया एक और पूर्व गुलाम, जिसके पास इस गड़बड़ी को ठीक करने का एक बहुत ही सख्त और क्रूर प्लान था। इसका नाम था गयासुद्दीन बलबन। मजे की बात यह है कि वो खुद भी कभी चालीसा का हिस्सा था, तो उसे अच्छी तरह पता था कि असली खतरा कहाँ से है। इसलिए सुल्तान बनते ही उसका पहला काम था चालीसा को ही खत्म कर देना। उसने सुल्तान की इज्जत और ताकत वापस लाने के लिए खुद को जिले इलाही यानी ईश्वर की परछाई का टाइटल दिया। और ये दिखाने के लिए कि बॉस कौन है, बलबन ने कुछ नए नियम बनाए। दरबार में सिजदा यानी घुटनों के बल झुककर सलाम करना और पैबॉस यानी सुल्तान के कदम चूमना, ये सब कंपलसरी कर दिया। उसका एक ही मकसद था, ताज की खोई हुई इज्जत और दबदबा वापस लाना। बलबन ने सुल्तान की ताकत तो वापस ला दी, लेकिन उसकी सख्ती के नीचे कोई काबिल उत्तराधिकारी तैयार ही नहीं हो पाया। नतीजा, उसकी मौत के बाद फिर से कियोस फैल गया और 1290 में जब उसके कमजोर पोते का कत्ल हुआ तो उसके साथ ही गुलाम वंश का भी अंत हो गया और यहाँ से खिलजी वंश के लिए रास्ता खुल गया। तो आखिर में हम घूम फिरकर उसी सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। इन लोगों ने अपनी जिंदगी एक गुलाम की तरह शुरू की थी, लेकिन इतिहास ने उन्हें सुल्तानों के तौर पर याद रखा। उनकी कहानी बताती है कि इरादे पक्के हों तो कुछ भी मुमकिन है। तो सवाल ये है कि क्या वो सिर्फ किस्मत के गुलाम थे या उन्होंने अपना मुकद्दर खुद लिखा? ये एक सोचने वाली बात है।